Today we'll be doing one topic for A2 business, and that is actually known as network analysis. नेटवर्क एनालिसिस एक्चुअली जो है वो एक ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक पार्ट है. व्हाट इज network analysis? What do we need to do in that, and how things goes in it? Network analysis actually प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम जब भी कभी भी किन कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, यूजुअली हम जब बात करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, एक जैसे अगर हमने कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई भी एक मैंने तो एक एग्जांपल ली है कि जहां पर मैंने एक बात की है कि जी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही, कोई भी एक जी फैक्ट्री नई स्टार्टअप करनी है, तो जी हम अपनी एक टीम को कहते हैं कि जी वी नीड टू start up a new factory, so how much time it will take for the from the scratch, from the zero to make our factory operational. तो हमारा जो प्रोजेक्ट टीम होती है जिसको हम ये प्रोजेक्ट देते हैं, वो बोलते हैं कि जी जनाब आली, it will take 80 months for the factory to be operational. Similarly हम किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बात करते हैं तो हमने यूजुअली देखा है कि एंड वी हैव सीन दैट if we go and buy a flat, और हमें कोई घर खरीदना होता है, तो एक अगर खाली प्लॉट होता है तो उसके ऊपर what they usually say is कि जनाब अली it will take 4 years to actually get it done. So जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं कि प्रोजेक्ट्स डिले भी हो जाते हैं. बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनके पास रियलिस्टिक डेडलाइंस हो, उनको पता हो एग्जैक्टली कि कब एक्टिविटी शुरू होगी और कब एक्टिविटी खत्म होगी. तो प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना बिजनेसेस के लिए खासा जरूरी होता है, और उन प्रोजेक्ट्स को टाइम पे खत्म करना, उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट हमारी कॉस्ट भी होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हमने कंसिडर करना होता है. तो सिमिलरली इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम एक टूल की मदद लेते हैं. जाहिर सी बात है, हम जब भी कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो हम कुछ प्लानिंग टूल्स अपने साथ लेकर चलते हैं. कुछ हमारे प्लानिंग टूल्स होते हैं ना, जैसे हम भी एग्जाम्स करीब आ जाते हैं तो हम टाइम टेबल्स बनाते हैं, हम स्केड्यूलिंग कर रहे होते हैं, हम पर्टिकुलरली डायरीज मेंटेन कर रहे होते हैं, हम लिस्ट्स बना रहे होते हैं. देयर आर सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें हम प्लानिंग यूज कर रहे होते हैं एज अ प्लानिंग टूल. सो वन ऑफ द प्लानिंग टूल्स टू मैनेज द प्रोजेक्ट इज दिस नेटवर्क एनालिसिस. इसको हम प्यार से नेटवर्क एनालिसिस भी कहते हैं, इसको प्रेसिडेंस नेटवर्क भी कहते हैं, प्रेसिडेंस नेटवर्क भी कहते हैं, और इसको यूजुअली बिजनेस हमारे टॉपिक के अंदर इसको हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस भी कहते हैं. ये 3 नामों से जाना चाहता है. तो मैं कोई भी बात बोलूंगा तो इट्स सेम, नेटवर्क एनालिसिस, प्रेसिडेंस नेटवर्क और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस. प्रेसिडेंस का मतलब है ना, प्रेसिडेंस सेट हुआ हुआ होता है हर एक चीज का, जी हमारे यहाँ जैसे डिफरेंट प्रेसिडेंस सेट हुए हुए होते हैं. तो हम जब भी नेटवर्क एनालिसिस की या प्रेसिडेंस नेटवर्क की बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि whenever we are planning a project, that project needs to be फिनिश्ड अप इन अ स्पेसिफाइड टाइम. जो एक प्रोजेक्ट टीम बताती है कि जी, तो इसका मतलब उसको शुरू भी एक टाइम पे होना होता है, डिलेज नहीं आने चाहिए. तो हम यहाँ पर एक चीज की मदद लेते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज नेटवर्क डायग्राम. हमारे पास एग्जाम के अंदर, इन अवर एग्जाम इट यूजुअली कम्स फॉर 16 मार्क्स, 10 मार्क्स की कंस्ट्रक्शन आती है, इसमें फिर कैलकुलेशन भी है, काफी लंबा प्रोसीजर है, फिर उसका एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे भी बात होती है. वी नीड टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम. कुछ एक्टिविटीज, अब जैसे अच्छा, हर एक एक्टिविटी का एक चीज होती है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यूएसए जाना है, ठीक है जी, मुझे यूएसए जाना है. तो सबसे पहले ये होगा कि आई नीड टू गेट माई पासपोर्ट डन. वंस पासपोर्ट बन जाएगा, फिर मुझे वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, मेरा वीजा आएगा तो फिर मैं टिकट खरीदूंगा, और उसके बाद फिर मैं एंड में यूएसए चला जाऊंगा. इसका मतलब ये है कि जब तक एक एक्टिविटी खत्म नहीं होगी दूसरी एक्टिविटी शुरू नहीं होगी.
जब तक दूसरी एक्टिविटी शुरू नहीं होगी, तब तक खत्म नहीं होगी, तब तक तीसरी एक्टिविटी शुरू नहीं होगी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं यूएस से घूम के आया तो फिर आके टिकट खरीदूंगा, वीजा लगाऊंगा। नो। सिमिलरली इन प्रोजेक्ट्स, हम एक टावर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इट्स अ 20 फ्लोर बिल्डिंग। तो सबसे पहले कुछ कंक्रीट का बेसमेंट्स और फाउंडेशन का काम होगा, वो खत्म होगा तो डिफरेंट लेवल के ऊपर हम अप होंगे, फिर वो दूसरा काम खत्म होगा, पोरिंग का काम खत्म होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से वी विल मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलरली नेटवर्क डायग्राम की मदद लेते हैं, जिसके अंदर नेटवर्क डायग्राम हमें बताता है दैट हाउ पर्टिकुलरली activities are started and how they are finished. So यहाँ पर हम एक we'll try to do a question and we'll try to understand how a network diagram is being constructed. For example, this is a question given to us. It says that activity A, B, C, D, E, F, G, H. उसने बोला एक्टिविटी ए 15 दिन लेगी खत्म होने में, बी तब शुरू होगी, जरा समझिएगा, बी तब शुरू होगी जब ए खत्म होगी एंड इट विल टेक 30 डेज, सी तब शुरू होगी जब ए खत्म होगी, डी तब शुरू होगी जब बी और सी खत्म होंगे. So we need to actually construct a network diagram for that. So first of all, for constructing the network diagram, हमें एक golden rule याद रखना होगा. We always start from the left to right. हम शुरू ही लेफ्ट से राइट पे करते हैं, और इसको बनाने के लिए हम एक ड्रॉ करते हैं चीज यूं करके, और यूं बनाऊंगा मैं. इस पूरी चीज को हम कहते हैं, वी कॉल इट एज अ नोड. हम क्या बोलते हैं इसको? नोड बोलते हैं. अच्छा, नोड के अंदर इस एरिया को बोलते हैं EST, इस एरिया को बोलते हैं LFT. वील अंडरस्टैंड लेटर व्हाट इज इट. फर्स्ट इस पूरी चीज को हम नोड बोलते हैं, एंड दैट इज द नंबर. यहां पर पहली एक्टिविटी शुरू हो रही है. अब यहां पर हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से बनाना शुरू करता हूं. फर्स्ट 0 0, ऊपर भी 0, नीचे भी 0 आएगा. अभी तक एक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं अभी हम. अभी मैं आपको थोड़ी देर में हम एक्सप्लेन करेंगे LFT एंड ESTs क्या होता है. कहता है एक्टिविटी A किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. ये एक्टिविटी A शुरू हुई और एक्टिविटी A को उसने मुझे बोला है 15 डेज लगेंगे. दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट फर्स्ट एक्टिविटी. हो गई. कहता है एक्टिविटी B तब शुरू होगी जब A खत्म होगी. तो जब A खत्म हुई है, सो वील स्टार्ट B एंड हियर यू गो B, एंड वो कह रहा है कि B को 30 डेज लगेंगे. वेरी सिंपल. कहता है एक्टिविटी C तब शुरू होगी जब A खत्म होगी. इसका मतलब जब A खत्म हो रही है तो B भी शुरू हो रही है और C भी शुरू हो रही है, तो C को हम यहां से बना देते हैं. एंड C टेक्स हाउ मेनी डेज? 10 डेज. कहता है एक्टिविटी D उस दिन शुरू होगी. नाउ दिस इज हैज द पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एक्टिविटी D तब शुरू होगी व्हेन B एंड C विल फिनिश. तो जब B और C खत्म होंगी, जब B और C दोनों खत्म हो रही होंगी, तो एक्टिविटी D शुरू हो जाएगी. और एक्टिविटी D को उसने मुझे बोला है, एक्टिविटी D को लगेंगे 30 डेज. एक्टिविटी E उस दिन शुरू होगी जिस दिन B और C खत्म होगी. तो B और C खत्म होगी तो D भी शुरू हो रही है और E भी शुरू हो रही है. एंड दैट टेक्स हाउ मेनी? 15 डेज. ये उसने लिखा हुआ है, E भी 15 डेज ले रहा है. एक्टिविटी F उस दिन शुरू होगी जिस दिन D और E खत्म होंगे. तो बेटा D और E खत्म होंगे तो एक्टिविटी F शुरू हो जाएगी एंड इट विल टेक हाउ मेनी डेज? 12 डेज. एक्टिविटी G तब शुरू होगी जब D और E खत्म हो रही है. तो D और E खत्म हो रही है तो F भी शुरू हो रहा है और G भी शुरू हो रहा है. और G को कितने दिन लगेंगे? 8 डेज. और एक्टिविटी H तब शुरू होगी जब G खत्म होगी. तो G जब खत्म हुई तो H शुरू हो जाएगी एंड दैट विल टेक हाउ मेनी? 6 डेज. और यहां पर ये एक्टिविटी खत्म हो गई. अब नाउ F किसी से भी कनेक्टेड नहीं थी, तो हम उसको लास्ट बॉल से कनेक्ट कर देते हैं. लास्ट बॉल से कनेक्ट कर देते हैं. ये एक्टिविटी 1, ये नोड 1, नोड 2, ये नोड 3, नोड 4, नोड 5 एंड नोड 6.
here is how we construct a network diagram. ये हमारा network diagram बन चुका है. Now moving further, अगर अब हमसे पूछता है बच्चा कि सर how this particular इनका क्या करना है, अब हम सबसे पहले जैसे मैंने उस वक्त बताया था, रिमेंबर दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये ऊपर वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड EST. ये EST है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. EST मींस, EST का मतलब होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और LFT का मतलब होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम. अब सबसे पहले हम EST को फिलअप करेंगे, तो 0 + 15 इज 15, 15 + 30 इज 45. मैं एक सेकंड के लिए बाहर लिख रहा हूं क्योंकि ये B और C भी इधर से आ रहा है. 15 + 10 इज 25. 15, दोबारा सुनिएगा, 15 + 30 इज 45, 15 + 10 इज 25. We will always take a higher value. बच्चा मुझसे पूछता है सर आपने 45 क्यों लिया, 25 क्यों नहीं लिया? अब मुझे एक बात बताओ, एक्टिविटी B 30 दिन में खत्म हो रही थी, एक्टिविटी C 10 दिन में खत्म हो रही थी. तो जिस 30 दिन में B एक्टिविटी हो रही थी, उन्हीं 30 दिनों के अंदर 10 दिन C ने लिए. मिसाल के तौर पे मेरे घर पे कारपेंटर काम कर रहा था, उसने मुझे बोला भाई मैं पूरे 30 दिन लूंगा काम करने के. तो कारपेंटर के साथ इलेक्ट्रिशियन भी आ गया, उसने बोला भाई मैं 10 दिन लूंगा. तो जिन 30 दिनों में वो काम कर रहा है, तो उन 10 दिनों में इलेक्ट्रिशियन भी काम कर लेगा. तो 30 डेज के अंदर ही मेरा काम खत्म हो जाएगा. मुझे जरूरत नहीं है उसके लिए अलग से टाइम निकालने की. सो B और C की यूं बात मैंने की थी, इस वजह से 45. 45 + 30 इज 75, और 45 + 15 is 60. Again, whichever is higher, 75 ले लिया. 75 + 12 is 87. एक सेकंड, क्यों? 75 + 8 is 83. 83 + 6 is 89. तो इसका मतलब whichever is higher, मैंने 89 वैल्यू ले लिया. ESTs फिलअप कर दी. अब हाउ टू फिल अप द LFTs? पहले हमने वर्क किया था, पहले हमने लेफ्ट टू राइट वर्क किया था. नाउ वी विल वर्क फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, राइट टू द लेफ्ट. ठीक है, अब राइट से लेफ्ट जाएंगे. जो इसका मतलब ये एक्टिविटी मुझसे पूरा प्रोजेक्ट 89 डेज, 89 वीक्स, डेज जो भी बोल लो, ले रहा है. सो इसका मतलब मैं यहां पर भी 89 लिख दूंगा. नाउ लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाएंगे. 89 - 6 is 83. 83 - 8 is 75. अब यहां पर 89, अगर आप यूं समझें, 89 - 12 करता हूं, दैट विल गिव 77. वापसी पे वी ऑलवेज से विच एवर इज लोअर. वापसी पे हम हमेशा कहते हैं विच एवर इज लोअर. तो 83 - 8 is 75, so we will take 75 over here. 75 - 30 is 45. 45 - 10 is 35. 45 - 30 is 15. And 15 - 15 is 0. 15 - 15 is 0. Now, sir, what do we understand by the term ESTs and LFTs? I'll let you know. हमने अभी first part इसका solve किया है. That is actually called as we drew a network diagram. हमने network diagram draw किया है और हमने कुछ भी नहीं किया है. Once the network diagram has been drawn, उसके बाद हम इसकी बात पे आते हैं कि what are ESTs and LFTs. अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं. एक्टिविटी है कभी भी शुरू हो जाएगी जिसको 15, जरा सुनिएगा ESTs and LFTs क्या होते हैं. इट्स बिट कंफ्यूजिंग, ये लॉन्ग रन में इट मेक्स अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. एक्टिविटी ए कभी भी शुरू होगी, उसको 15 दिन लगेंगे, 15वें दिन खत्म हो जाएगी. ये LFT उसका है, ए का मतलब ऑन द 15th वीक एक्टिविटी ए विल बी फिनिश्ड. इसका मतलब 15th वीक बी शुरू होगी, बी का EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मतलब बी 15वें हफ्ते शुरू होगी और बी खत्म कब होगी, 45th वीक. एक्टिविटी डी कब शुरू होगी, 45th वीक शुरू होगी. एक्टिविटी ई भी 45th वीक शुरू होगी और ये दोनों खत्म कब होंगी, 75th वीक. एक्टिविटी एफ 75th वीक शुरू होगी, एक्टिविटी एफ, और खत्म कब होगी, 89th वीक.
I hope I've made myself clear, but I'll make you understand again. एक चार्ट बनाते हैं. मैंने एक और चीज इसमें ऐड अप कर दी, दैट इज कॉल्ड फ्लोट. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लोट. I'll just write down the activities, that is A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. Okay. What is float? I'll try to make you understand. A का LFT क्या है? A का LFT क्या है? A का LFT is 15. A का LFT is 15 क्योंकि A 15वें हफ्ते खत्म हो जाएगी. B का LFT क्या है? 45. C का LFT क्या है? 45. D का LFT क्या है? 75th वीक खत्म होगी. E भी 75th वीक खत्म होगी. F कब खत्म होगी? 89th वीक खत्म होगी. G कब खत्म होगी? 83rd वीक खत्म होगी. और H कब खत्म होगी? H भी 89th वीक खत्म होगी. ड्यूरेशंस कॉपी कर लेते हैं जो सिंपल है, जो इधर दिए हुए हैं. 15, 30, 10, 15, 30, 10, 30, 15, 12, 8, 6. सिंपल ड्यूरेशंस जो दिए हुए थे वो कॉपी कर दिए. ESTs. ए कब शुरू होगा? ए कभी भी शुरू हो सकता है 0 वीक्स के ऊपर. बी कब शुरू होगा? 15th वीक. सी कब शुरू होगा? 15th वीक. ये देखें, सी और बी शुरू हो रहा है, ये 15th वीक शुरू हो. ESTs अब लिख रहा हूं. और डी और ई 45th वीक. एफ और जी 75th वीक शुरू होंगे. और एच कब शुरू होगा? 83rd वीक शुरू होगा. नाउ ये हमने एक चार्ट बनाया जिसके अंदर मैंने एक चीज कैलकुलेट करनी है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोट. बच्चा हमसे पूछता है, सर ये फ्लोट क्या होता है? टोटल फ्लोट वो टाइम होता है, that those activities which cannot be delayed without actually delaying the whole project. फ्लोट के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल फ्लोट के लिए, दैट इज LFT माइनस द ड्यूरेशन माइनस द EST. दोबारा बोल रहा हूं, LFT माइनस द ड्यूरेशन माइनस द EST. एक्टिविटी ए पे फ्लोट आ रहा है 15. मैं इधर लिख लेता हूं ताकि हमें नजर आ जाए. फ्लोट का फॉर्मूला होता है LFT माइनस द ड्यूरेशन माइनस द EST. सो इट्स 15 माइनस 15 0, तो फ्लोट 0 आ गया. बी पे कितना है फ्लोट? अगेन 45 माइनस 30 0. सी पे फ्लोट कितना आ रहा है? 45 माइनस 10 35 20. 75 माइनस 30 45 0. 75 minus 15 60 15 89 minus 2 मेरे ख्याल से, yes, 2. 83 minus 75 0 and H पे आ रहा है 89 minus 6 is 0. हर वो, अब यहां पर जरा मेरी बात सुनिए, हर वो एक्टिविटी जिसके ऊपर फ्लोट 0 है, those activities are on the critical path. हर वो एक्टिविटी जिस पे फ्लोट 0 है, A, B, D, G,
H, यहां पर भी देख लें A, B, D, G, H, हर वो एक्टिविटी जिस पे फ्लोट 0 है वो एक्टिविटीज डिले नहीं हो सकती। अगर वो एक्टिविटीज डिले हुई, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। और हर वो एक्टिविटी जो जो क्रिटिकल पाथ पे नहीं है, तो हमारे पास एग्जाम में दे आस्क अस अ क्वेश्चन, डिटरमाइन द सीपीए। सीपीए मुझे बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है, तो मेरा सीपीए आ रहा है ABDGH, मींस मेरा सीपीए आ रहा है ABDGH। ये वो एक्टिविटीज हैं, ये मैंने निकाला है सीपीए ABDGH। ये वो एक्टिविटीज हैं कि जो पर्टिकुलरली अगर इन एक्टिविटीज को डिले किया, प्रोजेक्ट 89 वीक्स से ज्यादा पे खत्म होगा। हाँ, अगर मैं एक्टिविटी सी को 20 हफ्ते भी डिले कर दूंगा ना, प्रोजेक्ट फिर भी 89 वीक खत्म होगा। अगर मैं एक्टिविटी ई को 15 वीक्स भी डिले हो जाएगी, नो वरीज, प्रोजेक्ट मैं इसको 15 वीक्स डिले कर सकता हूं क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ पे नहीं है। दीज आर नॉट ऑन द क्रिटिकल पाथ। फ्लोट हमें ये बता देता है दैट विच एक्टिविटी इज ऑन द क्रिटिकल पाथ एंड विच एक्टिविटी इज नॉट ऑन द क्रिटिकल पाथ। सो इट्स प्रिटी इजी। एक हम पहली चीज हमने समझी है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेटवर्क डायग्राम। उसके बाद हमने समझा है हाउ टू कैलकुलेट द फ्लोट। फ्लोट जब निकल आता है तो हम उससे डिटरमाइन कर लेते हैं हमारा क्रिटिकल पाथ एनालिसिस क्या है। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एक्चुअली एक टेक्निक होती है। इट्स अ टेक्निक बीइंग अडॉप्टेड फॉर मैपिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी so that the task could be completed। और क्रिटिकल पाथ हमें टाइम बता देता है कि जिस टाइम के अंदर हमारे पर्टिकुलरली पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। एंड ऑल द एक्टिविटीज विच आर ऑन द क्रिटिकल पाथ, दे कैन नॉट बी डिलेड। इफ they will be delayed, the whole project will be delayed। A, B, D, G, H activities are on the critical path और ये critical path के ऊपर हैं, तो अगर आपने इनको थोड़ा सा भी डिले किया, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा क्योंकि इन पे जिस पे फ्लोट 0 आ रहा है, they are all on the critical path। I hope I've made myself clear। That was just a part 1। next time इसकी जो calculations, जो free float, इसकी usefulness, इसके और questions, we'll do it in the next class। Thank you so much।